डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैप्टर डेटा साइंस मैथोडोलॉजी के बारे में। डेटा साइंस मैथोडोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा फॉर एआई सॉल्यूशंस। ये एक तरीका है, स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एआई सॉल्यूशंस के लिए, एआई ऐप बनाने के लिए, एआई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। देन एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सो बेसिकली एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास देयर आर 5 स्टेप्स। पहले स्टेप को बोलते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग, दूसरे को डाटा एक्विजिशन, तीसरे को डाटा एक्सप्लोरेशन, चौथे को मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट को हम एक साथ फिफ्थ स्टेप के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली, define objectives, goals, and expected outcomes, identify stakeholders and requirements। प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर हम बेसिकली जो भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। देन उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है, क्या गोल रहेगा, क्या आउटकम या क्या आउटपुट सब चाहते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, इसके अंदर कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किसके लिए इसको बनाया जा रहा है, ये सब इसमें डिफाइन होगा। प्लस क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। सपोज हमें किसी क्लिनिक के लिए एक चैटबॉट बनाना है सपोज। तो बेसिकली क्या हुआ, प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या हुआ, हमें एक चैटबॉट बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, चैटबॉट बनाना। गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, अब ये चैटबॉट करे क्या। मैं चाहता हूं ये चैटबॉट किसी हॉस्पिटल के लिए है जिसमें कि अगर कोई पेशेंट आए, पेशेंट उसमें अपने सिम्टम्स डाले, तो ये उन सिम्टम्स के बेस पे पेशेंट को बता दे कि उसको क्या डिजीज होने के चांसेस हैं। उसके अलावा कौन सा डॉक्टर जो है उसको लुक आफ्टर करेगा। देन तो क्लियर हो गया, चैटबॉट बना रहे हैं जिसमें पेशेंट के सिम्टम्स के बेस पे उसको डिजीज बताई जाएगी। स्टेक होल्डर्स कौन कौन इस चैटबॉट की डेवलपमेंट के अंदर रहेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर डॉक्टर्स रहेंगे, पेशेंट्स रहेंगे। तो ये आपके हो गए स्टेक होल्डर्स। रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो क्या आपसे चाहता। मान लो आप किसी क्लिनिक के लिए या हॉस्पिटल के लिए चैटबॉट बना रहे हो, तो वो आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी डिजीज को लुक आफ्टर किया जा सकता है। सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट। उसके बाद आ गया डाटा एक्विजिशन। collect relevant data from various sources, databases, sensors, surveys, web, etc। अगला स्टेप है कि हमें डाटा इकट्ठा करना है जो भी आप एआई एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसके लिए। अब जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी कि हम सपोज एक चैटबॉट बनाने वाले हैं किसी हॉस्पिटल के लिए, तो उसका जो डाटा है, डाटा रहेगा अबाउट सिम्टम्स, अबाउट डिजीजेस, अबाउट डॉक्टर्स। और ये कहाँ से मिलेगा, डॉक्टर से, पेशेंट से, ऑनलाइन और सर्वे के साथ। उसके बाद आ गया डाटा एक्सप्लोरेशन। अब डाटा हमने इकट्ठा कर लिया जो हमें चाहिए, जिस डाटा के बेस पे हमारा चैटबॉट बनने वाला है, काम करने वाला है। मैं अभी एग्जांपल बात कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। उसके बाद डाटा इकट्ठा हो गया। अब उस डाटा के अंदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कोरिलेशन कहाँ पे किस डाटा का किस दूसरे डाटा के साथ रिलेशनशिप्स हैं, क्या वैल्यू मिसिंग है, प्लस गेन इनसाइट्स। इसमें इनसाइट्स ली जाएंगी, डिटेल में जाया जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। वैसे डाटा एक्सप्लोरेशन के अंदर मैं ये बोलता हूँ हम लोग दो तीन काम करते हैं। मेनली हम बात करते हैं डेटा क्लीनिंग की। डेटा क्लीनिंग होता है बेसिकली जो डाटा अनवांटेड है, अननेसेसरी है, उसको डिलीट करना, खत्म करना। जो मिसिंग है उसे फिल करना।
किसी और डाटा के साथ ताकि वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आ गया मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर बेसिकली 3 काम हैं जो करे जाते हैं। पहला होता है एआई एमएल एल्गोरिथम को बनाना या सिलेक्ट करना। मैं ये कह सकते हो आप कि इस फेज के अंदर, इस स्टेप के अंदर हम अपनी एआई मॉडल को या एआई ऐप को डेवलप करते हैं। उसके बाद है ट्रेन मॉडल्स। आपने मॉडल तैयार कर लिया, एआई ऐप तैयार कर लिया बाय यूजिंग सम कोडिंग लैंग्वेज। अब उस, क्योंकि एआई मॉडल है तो हमें पता है कि जो एआई एप्स हैं, जो मॉडल्स हैं, वो काम करती हैं डेटा पे। तो हम इस स्टेप में उसको मॉडल को ट्रेन करेंगे बाय यूजिंग डाटा। देन ट्रेनिंग के बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी। देन उसके बाद उसकी वैलिडेशन की जाएगी। तो बेसिकली इसमें क्या, मॉडलिंग में क्या कर रहे हैं, हम एक मॉडल बना रहे हैं, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, देन टेस्टिंग कर रहे हैं, एंड लास्ट फेज हो गया इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने जो भी मॉडल बना लिया, या मान लो चैटबॉट बना लिया डॉक्टर के लिए, वो दे दिया हॉस्पिटल को कि आप इसको टेस्ट करो, चेक करो क्या ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। अब यहाँ पे टेस्टिंग और इवैल्यूएशन में डिफरेंस है। जो टेस्टिंग है ये बेसिकली काम है जो एआई ऐप बना रहे हैं, या आप कह लो डेवलपमेंट टीम का काम है। इवैल्यूएशन जो है वो बेसिकली ये करी जाती है जो एक्चुअल आपका क्लाइंट है। मान लो आप हॉस्पिटल के लिए एक चैटबॉट बना रहे हो, तो आपका हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स और पेशेंट्स वो इवेलुएट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या जो एआई बेस्ड आपने चैटबॉट बनाया, क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जब इवेल्युएशन कंप्लीट हो जाएगी, सब सही हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट, तो फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय मतलब हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लगा दिया। अब उस चैटबॉट को या उस ऐप को जो भी आपका क्लाइंट है, चाहे जिसके लिए बना है, वो उसको अब यूज कर पाएगा। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आपके मॉडल को, आपके ऐप को रियल वर्ल्ड में हमने यूज पे लगा दिया, प्लस इसकी मॉनिटरिंग चलती रहेगी और इम्प्रूवमेंट की जाएगी एज पर द रिक्वायरमेंट एंड टाइम। देन तो बेसिकली अब हम आते हैं डाटा साइंस मैथोडोलॉजी के अंदर। इसको भी डिवाइड करा गया है 5 स्टेप्स के अंदर। पहले स्टेप को हम बोलते हैं प्रॉब्लम टू अप्रोच, दूसरे को बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स टू कलेक्शन, तीसरे को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग टू प्रेपरेशन, चौथा मॉडलिंग टू वैल्यूएशन, एंड पांचवा डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक। तो बेसिकली ये जो है ये रिलेटेड है एआई प्रोजेक्ट साइकिल के साथ। तो प्रॉब्लम टू अप्रोच के अंदर क्या हुआ, हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करा और उसमें से जो मेथड हमें बेस्ट लगेगा वो हम चूज कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में रिक्वायरमेंट्स टू कलेक्शन के अंदर हमें क्या डेटा चाहिए और डेटा इकट्ठा किया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स क्या डेटा चाहिए, कलेक्शन डाटा इकट्ठा करना फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अगेन मान लो मैं वही बात करता हूँ एक चैटबॉट की, इंटरनल डाटा मिलेगा हॉस्पिटल से, एक्सटर्नल डाटा मिलेगा बाहर से, किताबों से, वेबसाइट से या किसी और सोर्सेज से। देन अंडरस्टैंडिंग टू प्रिपरेशन। अब ये वही एक्सप्लोरेशन हो गया कि डाटा को क्लीन किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा मॉडलिंग के लिए। मॉडलिंग मतलब यहाँ पे हम ट्रेनिंग टेस्टिंग करेंगे। अगला स्टेप आ गया मॉडलिंग टू वैल्यूएशन। अगेन मॉडलिंग में हम बिल्ड करेंगे आई मॉडल को, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो हम करना चाह रहे हैं उसके अनुसार। एंड लास्ट डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक। डिप्लॉय कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया सोल्यूशन को, आपके ऐप को, और फीडबैक होता है कि उसके बारे में क्या फीडबैक है, क्या विचार हैं, जो आपका क्लाइंट है उसके बारे में क्या बोल रहा है, जो बता रहा है कि वाकई क्या वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और अगर नहीं कर पा रहा तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या हम उसको कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो वो इस पार्ट में क्लियर हो जाएगा। देन फ्रॉम प्रॉब्लम टू अप्रोच, अब हम थोड़ा सा जो अभी डाटा साइंस मैथोडोलॉजी के 5 स्टेप्स के मैंने अभी बात करी उसको हम थोड़ा लेबोरेटरी उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन।
इसमें हम स्पेसिफिक एआई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले बात करी है, हम बना रहे थे एक चैटबॉट हॉस्पिटल के लिए। सिमिलरली हेल्थ केयर के अलावा रिटेल और एजुकेशन के लिए भी हम एआई एप्स को बना सकते हैं। देन इसके अंदर अगला पार्ट हो गया गोल सेटिंग। गोल सेटिंग है कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए और एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप इकट्ठी प्रॉब्लम पकड़ लेंगे तो वो बहुत लंबा चला जाएगा और शायद वो सक्सेसफुल हो भी ना पाए। एंड देन मेथड सिलेक्शन। अब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई, हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमारा फोकस क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। देन हमें कोई टेक्निक चूज करनी पड़ेगी, जैसे कि मशीन लर्निंग हो सकती है, डीप लर्निंग हो सकती है, या कोई और भी टेक्निक हो सकती है एज पर दी रिक्वायरमेंट। देन आ गया रिक्वायरमेंट टू कलेक्शन, अगला पार्ट। इसमें क्या था, हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। पहले तो क्या डाटा चाहिए वो क्लियर हो गया, फिर हमने उसको कलेक्ट करा, इकट्ठा करा। तो इसमें डाटा असेसमेंट में हम देखेंगे, डिटरमाइन करेंगे किस टाइप का डाटा चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए डाटा का, क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी एआई सोल्यूशन के लिए, एआई ऐप के लिए जो आप बना रहे हो। सो डाटा कैसा चाहिए वो हमें क्लियर हो गया, कितना चाहिए क्लियर हो गया। उसके बाद आएगा सोर्स आइडेंटिफिकेशन। अब डाटा आएगा कहां से? इंटरनल कंपनी फाइल्स, कंपनी या जो आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप कुछ बना रहे हैं, एआई बना रहे हो, वहां से डाटा मिलेगा। बाहर की वेबसाइट से मिल सकता है उसके रिलेटेड, या डाटाबेसेस जो कहीं कहीं पे हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड है। प्लस डॉक्यूमेंटेशन। अब इस पार्ट में क्या है कि आपने जो कोई भी मेथड्स का यूज करा या सोर्सेज के यूज करा, उसका आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, आपको पता रहे कि कहाँ से क्या आया। लेटर स्टेजेस पे अगर आपको उसको रिव्यू करना पड़े तो आप आराम से कर पाए। और एक बात बड़ी क्लियर है, डाटा क्वालिटी मस्ट बी गुड। अच्छा डाटा होगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी ऐप बनेगी। देन उसके बाद में थर्ड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग टू प्रेपरेशन। अब इसमें क्या होगा? डाटा एनालिसिस। इसमें हम जो भी डाटा हमने इकट्ठा कर लिया, पिछले स्टेप में हम यही बात करी है, उसका एनालिसिस करा जाएगा। उसका क्या डाटा किस तरह का है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्वालिटी इश्यूज हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे एनालाइज किए जाएंगे। ये सारा एनालिसिस करने के बाद डाटा की क्लीनिंग की जाएगी। क्लीनिंग मींस उसमें जो एरर्स हैं वो ठीक किए जाएंगे, डुप्लीकेट्स को रिमूव किया जाएगा, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया जाएगा। अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू हैंडल कैसे होती है, मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा है। सपोज मुझे पिछले 10 साल के डाटा के बेस पे प्रेडिक्शन करनी है कि किसी बिजनेस का जो नेक्स्ट मंथ में सेल होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली मान लो कि मेरे पास जो डाटा है 2015 से 2025 का डाटा है, या मान लीजिए 2014 से 2024 का डाटा है, जिसमें मेरे पास कुछ डाटा मिसिंग है, मान लो 2020 का। अब बाकियों, अब 20 वाला डाटा जो है वो मिसिंग है, नहीं है मेरे पास, बिकॉज उस साल कोरोना था। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जो वैल्यूज अवेलेबल हैं उनका मीन या मीडियन निकाल के वहां मिसिंग वैल्यूज को फिल कर देंगे, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं प्रॉपर आए। अदरवाइज अगर आप उसको उसको छोड़ दोगे अनफुलफिल्ड, तो वो रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आएगा, गलत आउटपुट्स आएंगे और सही रिजल्ट्स आने की जो संभावना कम हो जाएगी। उसके बाद है फीचर सिलेक्शन। अब डाटा आ गया, एनालाइज हो गया, क्लीन हो गया। अब उसमें से रेलेवेंट डाटा फीचर्स, उसमें जो डाटा फीचर्स आपको जरूरी लगते हैं वो आप निकाल लीजिए मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। ऑप्टिमल मॉडल ट्रेनिंग मतलब बेस्ट ट्रेनिंग के लिए। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। देन डाटा को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है मशीन लर्निंग के लिए। याद रखना बेसिकली जो डाटा हमने, आपको पता होना चाहिए डाटा मेनली दो तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड।
स्ट्रक्चर डाटा इज बेसिकली न्यूमेरिकल इन नेचर, यस मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। और अनस्ट्रक्चर डाटा जो होता है वो नॉन न्यूमेरिकल, आप क्या इमेजेस कह सकते हो, टेक्स्ट कह सकते हो। सो बेसिकली आपका जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको भी जो आपका टेक्सचुअल डाटा है, पिक्चर डाटा है, उसे भी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा यदि आपको मशीन लर्निंग के साथ जाना है या कोई एआई ऐप को बनाना है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, मॉडलिंग टू वैल्यूएशन। अब ये आ गया मॉडलिंग पार्ट, हमने पहले ही बात की थी, फिर बता देता हूं। इसमें हमने वी हैव टू चूज एप्रोप्रिएट एआई एल्गोरिदम्स एंड टेक्निक्स। इसमें हम एक एल्गोरिथम होता है, लाइक प्रोग्राम कह सकते हो। सो एआई का एल्गोरिथम या टेक्निक एक फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में डाटा को ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपने कर लिया उसके बाद जो आपका मॉडल है उसकी एक्यूरेसी टेस्ट की जाएगी बाय यूजिंग डिफरेंट मैट्रिक्स। वो आगे टॉपिक आएगा, बात तो उसके बारे में करेंगे। उसके बाद मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, फिर आपके जो भी पैरामीटर्स हैं, डाटा पैरामीटर्स हैं, उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि आपके रिजल्ट जो है वो अच्छे आ सके। देन डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक। अब डिप्लॉयमेंट मैंने आपको पहले भी बताया, हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन की। तो आपने जो भी ऐप बनाई उसको हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, जहाँ यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट थी, जिस काम के लिए बनाया गया है एआई एप्लीकेशन या ऐप, उसको वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, लगाएंगे यूजेज के लिए। जब इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, क्या उसकी एक्यूरेसी सही आ रही है। वो उसके बाद अगला स्टेप होता है यूजर फीडबैक। फिर हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हो गए आप कह सकते हो जो कंपनी के ओनर्स हैं, जहां जिनके लिए आप ऐप बना रहे हो, प्लस यूजर जो यूजर्स हैं इस ऐप के, उनका फीडबैक, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में, उससे हम इंसाइट्स लेंगे, उनसे हम आइडिया लेंगे कि जो ऐप बनी है या जो हमने बनाया हमारा एआई सॉफ्टवेयर, क्या वो ऑप्टिमली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड देन आ गया मॉडल रिफाइनमेंट। फिर हम जो भी फीडबैक है उसके बेस पे मॉडल को रिफाइन करेंगे, अपडेट करेंगे ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहे और बढ़िया और इंप्रूव हो जाए। देन डाटा एनालिटिक्स यूज इन डाटा साइंस। डाटा एनालिटिक्स नाम से क्लियर है, हम डाटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं। सो इसमें बेसिकली चार तरह के एनालिटिक्स हैं हमारे पास। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, फिर है प्रिडिक्टिव, सॉरी सेकंड नंबर पे आप ले सकते हो डायग्नोस्टिक, देन प्रिडिक्टिव, देन प्रिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम बात करते हैं व्हाट हैपेंड। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने अभी मान लो कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मुझे किसी स्टोर की सेल्स को प्रिडिक्ट करना है। मान लीजिए कोई स्टोर है, जनरल स्टोर है जहाँ शोरूम है, तो मुझे प्रिडिक्ट करना है कि अपकमिंग मंथ्स में उसकी सेल का क्या ट्रेंड रहेगा, बढ़ेंगी, कम होंगी या कैसा रहेगा। तो ये कैसे पता लगेगा, वो आज से पहले क्या हुआ लास्ट ईयर इन इस मंथ में। या मान लो अभी जैसे सपोज कर लीजिए कि नवंबर मंथ की बात करते हैं, तो नवंबर में लास्ट ईयर नवंबर में क्या ट्रेंड्स थे, क्या सेल का सिस्टम था, सेल ज्यादा थी, कम थी, ठीक है। और उससे लास्ट ईयर, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 5 6 या 10 साल का डेटा लेके उसके अंदर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करेंगे, पैटर्न्स फाइंड करेंगे, एंड देन उसके बेस पे फिर प्रेडिक्शंस हो सकती है, ठीक है। देन आ गया डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। अब मान लीजिए कि लास्ट ईयर नवंबर में सेल जो थी वो कम हुई थी, तो हमें पता करना है हुआ क्यों। अगर सेल कम हुई थी तो क्या रीजन थे। तो हम लोग रीजंस की तरफ जाते हैं, जो भी डाटा पैटर्न्स हमारे सामने आए उसके रीजंस को इसमें एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद आ गया प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। और व्हाट विल, इसका मतलब व्हाट विल हैपन, अब होगा क्या।
पास डाटा के बेस पे एक फोरकास्ट किया जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो पिछले मान लीजिए 10 साल के डाटा के बेस पे देखा जाएगा, प्रिडिक्शन करी जाएगी क्या होने क्या वाला है, इस साल में क्या होगा। एंड वो हो गया, एक आइडिया मिल गया हमें। देन है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव है कि क्या किया जाए कि सेल बढ़ाई जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो रिकमेंड करेगा ऑप्टिमल एक्शंस एंड डिसीजंस। ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे कि हमारी सेल बढ़ सके। देन हम फर्दर बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिसिस। सो लेफ्ट साइड पे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के पॉइंट्स हैं एंड राइट साइड पे डायग्नोस्टिक हैं। सो पहला पॉइंट है, अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, द फर्स्ट पॉइंट इज डाटा एग्रीगेशन। इसका मतलब है कि अलग अलग सोर्सेज से डाटा को लेके समराइज करा जाएगा। देन अगर डायग्नोस्टिक की बात करें तो इसमें होता है ड्रिल डाउन एनालिसिस। मतलब हम सारी डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में सेकंड पॉइंट है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास डाटा सेट्स हैं, जो डेटा है, उसमें से पैटर्न्स को डिस्कवर करना। पैटर्न का मतलब होता है लाइक कि आप कह सकते हो कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक की, इसमें हम बात करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस, जिससे के अंदर की हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शंस या रिलेशंस को फाइंड करते हैं। देन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और डायग्नोस्टिक के अंदर हम बात करते हैं रूट कॉज एनालिसिस की, जिसके अंदर प्रॉब्लम के बिहाइंड जो रियल रीजंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। देन डाटा विजुअलाइजेशन, इसके अंदर हम यूज करते हैं चार्ट्स का, ग्राफ्स का, डैशबोर्ड्स का टू अंडरस्टैंड द डेटा। एंड डायग्नोस्टिक के अंदर हम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें जो भी हमारी एजम्पशंस हैं डाटा को लेके, उन्हें वैलिडेट किया जाता है। मतलब उसको वेरीफाई करा जाता है कि क्या जो हमारी एजम्पशंस हैं, जहां हम मान के चल रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। जैसे डिस्क्रिप्टिव में एग्जाम्पल में देखिए लिखा है मंथली सेल्स रिपोर्ट शोइंग रेवेन्यू एंड रीजनल परफॉर्मेंस। सो मंथली सेल्स रिपोर्ट के बेस पे हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं क्या रेवेन्यू है, क्या कमाई है, और रीजन वाइज परफॉर्मेंस कि एरिया वाइज कैसे आपके जो भी सेल हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, उसको एनालिसिस करके आपके सामने पेश किया जाएगा। और अगर डायग्नोस्टिक की बात करें तो हम कस्टमर के फीडबैक को एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कस्टमर की कंप्लेंट्स बढ़ी क्यों। सपोज कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं चीजों को लेके, तो व्हाई दे आर इंक्रीजिंग। सो उसका एनालिसिस हम इस तरह से तो कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है उसको एनालाइज करते हैं अलग अलग तरह से। एंड डायग्नोस्टिक के अंदर हम बेसिकली फाइंड करते हैं रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम्स, और बेसिकली और कैसे एजम्पशंस को वैलिडेट करना है, कैसे रिलेशन फाइंड करना है अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। देन उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स अगर हम बात करें तो इसमें हम करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। बेसिकली जो भी हिस्टोरिकल डाटा है उसके जो ट्रेंड्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, उनके बेस पे हम फोरकास्ट, फोरकास्ट होता है कि ये बताते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स में हम यूज करते हैं डिसीजन ट्रीज का, न्यूरल नेटवर्क का, एसवीएम्स का। उसके अलावा टाइम सीरीज एनालिसिस हो सकता है, फोरकास्टिंग यूजिंग टाइम बेस्ड डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्रेडिक्ट करना है वेदर कि क्या रेन होगा या नहीं होगा, तो टाइम बेस्ड डाटा मतलब जो
हम लगातार डाटा इकट्ठा होता है उसे हम टाइम बेस्ड डाटा बेसिकली बोल सकते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो लगातार डाटा इकट्ठा होता रहता है वेदर के बारे में। सो उस डाटा को यूज करके फोरकास्टिंग की जा सकती है कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी। और इसके अंदर हम बेसिकली क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग मेथड्स का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली टेक्निक है जिसमें हम डाटा को ग्रुप करते हैं एज पर द लेबल डाटा। लेबल डाटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल स्पैम है या नहीं है, वो क्लासिफिकेशन का एग्जांपल हो सकता है। तो क्लस्टरिंग में भी हम ग्रुपिंग करते हैं, पर ये होती है बेसिकली अनलेबल डाटा के बेस पे। फॉर एग्जांपल एक इमेज में मल्टीपल एनिमल्स हैं। मान लीजिए एक फोटो है हमारे पास बड़ी सी जिसके अंदर दो डॉग्स हैं, दो काऊ हैं, एक ह्यूमन बीइंग है। तो अनलेबल डाटा है तो उनको आइडेंटिफाई करेगा उनकी शेप के बेस पे कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्लस्टरिंग हो गया। तो क्लासिफिकेशन इज बेसिकली इसका जो जो मैंने समझा है, इसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेसिकली आप कह लीजिए दो ही कैटेगरी होती हैं, लाइक ईमेल स्पैम है या नहीं है। जबकि क्लस्टरिंग में ऐसा नहीं होता। क्लस्टरिंग में हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है प्रिडिक्टिंग कस्टमर रिटर्न बेस्ड ऑन यूजेज पैटर्न्स। तो कोई कस्टमर है जो किसी ऐप का यूज कर रहा है, तो क्या वो वापस आएगा नहीं आएगा, उसकी बारे में प्रिडिक्शन करी जा सकती है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का यूज करना है कि इसमें हम यूज कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का, जेनेटिक एल्गोरिथम का, जो बताएगा कि हमें क्या लाइक करना चाहिए कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। सिमुलेशन की जा सकती है। इसके लिए जो भी हमारे डिसीजंस होंगे उसका हम लोग मॉडलिंग सिनेरियोज कैसे रहेंगे उसके बारे में बात की जा सकती है। डिसीजन एनालिसिस, और इसमें हम लोग इसमें टूल्स होते हैं जो भी आउटकम होंगे या जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं उन्हें हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एंड रिकमेंडेशन इंजन्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको सजेशंस देते हैं, लाइक Amazon सजेशन देता है कि आप मान लो आपने शूज लिए तो वो आपको बोलेगा कि आप शू पॉलिश भी लो। तो एक तरह का रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया। तो बेसिकली तो ये सजेशन जो वाला काम है वो भी प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर ही आता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल है कि मान लीजिए जैसे जोमेटो है या ब्लिंकिट है, तो वो बेसिकली जो है डिलीवरी देते हैं सामान की। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, वो सजेस्ट कर सकता है ऑप्टिमल डिलीवरी रूट, ये छोटे से छोटा रास्ता जो कि एजेंट ले सकता है कॉस्ट और टाइम को मिनिमाइज करने के लिए। सो ये तो था डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। बाकी के टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।